हम लोगों ने छोड़ दिया था और इसके बाद का जो हम लोगों का आता है वो आता है कि प्रतिफल कर चुका है, यानी कि कंसिडरेशन वह कर चुका है। इंग्लिश हिंदी दोनों लोगों को ये समझना कि कंसिडर ला का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप ये सोचे कि सिर्फ आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ जाएं, तो जब तक आपकी बोलचाल की भाषा में ला का सब्जेक्ट नहीं समझाया जाएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। एक बार मुझे कोई कंफर्म कर दे कि मेरी पीपीटी और मेरी आवाज दोनों अच्छे से ऑडिबल है। हम ऑडिबल जी गाइस? सर, जी सर। आइए। या जी ओके एंड वीडियो विजिबल? जी सर। ओके, थैंक यू मधुस्मिता, थैंक यू सो मच। तो कंसिडरेशन वह कर चुका है, एक व्यक्ति कंसिडरेशन कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहा है। ये शब्द इस बात पर जोर देते हैं, किस बात पर जोर देते हैं? ये शब्द इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतिफल एक ऐसा कार्य है, कंसिडरेशन एक ऐसा वर्क है जो प्रपोजल की इच्छा पर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमने आपसे ये कहा कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। मैं अपना व्हीकल आपको 5 लाख रुपीज में मैं सेल करना चाहता हूं। आप तो मैं कौन हो गया? मैं हो गया प्रपोजल करता, मैं हो गया वचनदाता, मैं हो गया ऑफर। मैं ऑफर दे रहा हूं आपको, तो ऑफर करता मैं हो गया, मैं वचन करता हो गया, मैं प्रतिज्ञा करता हो गया, मैं हो गया प्रपोजल। तो प्रतिफल कंसिडरेशन कैसे कार्य करेगा? अरे भाई, जब मैं ये कहूंगा कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं और आप जब उधर से एक्सेप्टेंस करोगे मेरी बातों का कि हाँ सर, बिल्कुल मैं आपकी 5 लाख में मैं आपकी कार को खरीदना चाहता हूं, यानी आपने हमारी बातों का सम्मान किया, हमने कहा और आप मान गए, यानी आपने हमको स्वीकृति दे दी। तो शब्द किस बात पर जोर देता है कि प्रतिफल एक ऐसा कार्य है, कंसिडरेशन एक ऐसा वर्क है जो प्रपोजल की इच्छा पर किया जाता है, या किया जा चुका है, या किया जा रहा है, या कर सकता है, या भविष्य में करने का वचन दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि हम आपसे ये कहें कि मैं 5 लाख रुपए की कार जो है आपको अगले जो है वो जनवरी महीने में या दिसंबर महीने में बेचना चाहता हूं। तो जो कार्य कर चुका है, यानी जो कार्य एग्जीक्यूट प्रोक्त कहते हैं, तो ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तो किन चीजों का जो है वो निर्माण होता है? तो लेखक कहता है कि ये शब्द इस प्रकार इस बात पर जोर देते हैं कि कंसिडरेशन एक ऐसा कार्य है जो प्रपोजल कर्ता के इच्छा पर किया जाता है, या किया जा रहा है, या भविष्य में करने के लिए कोई वचन दिया जा रहा है। तो जो कार्य किया जा चुका है उसे निष्पादित या एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन कहते हैं। तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ विशेष नहीं था। इसी पर आधारित कुछ चीजें कंसीडर करने के लिए होती हैं, जैसे अगर कोई ऐसा कंसिडरेशन हो जो पास्ट हो, यानी कि पूर्व काल का कोई प्रतिफल हो, पूर्वकालिक प्रतिफल हो, तो हिंदी वाले समझेंगे कि बार बार उनको एक शब्द रास्ते में आता है, आंगल विधि, आंगल विधि, आंगल विधि। तो आंगल विधि एक्चुअली है क्या ये, या एंग्लो हिंदूला है क्या? एंग्लो हिंदूला हम लोग आंगल हिंदू विधि कहते हैं, बट उसका सही प्रोनाउंसिएशन है एंग्लो हिंदूला। तो एंग्लो हिंदू लॉ से इस बात का आशय है, यह उन कानूनों से है जो भारत में ब्रिटिश जब उपनिवेश के समय लागू किए थे और हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होते थे। तो आंगल विधि से आपको यह समझना है कि जब कहीं पे ऐसा कोई शब्द आ जाए आंगल विधि, या ला में कोई ऐसा शब्द आ जाए जहां पे लिखा हो एंग्लो हिंदू ला, तो आपको यह समझ जाना चाहिए यह उस समय की बात हो रही है जब भारत में ब्रिटिशर्स रहा करते थे, वह अपना उपनिवेश यहाँ पे किया करते थे, और जो हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों जैसे क्रिश्चियन, जैन, सिख सभी धर्मों पर जो है वो लागू होता था। तो आंगल विधि का यह पुराना सिद्धांत चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? अरे जब ब्रिटिशर्स रहते थे तब से यह सिद्धांत चला आ रहा है कि जो कंसिडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट का समकालीन होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन वचन का मूल्य है। तो वचन क्या है?
अरे भाई वचन यही है कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। आपने कहा कि ठीक है सर, मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। तो आपने क्या किया, मुझे वचन दिया कि हाँ, मैंने आपको प्रस्ताव दिया कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, लेकिन आपने मुझे वचन दिया कि हाँ ठीक है सर, मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदना भी चाहता हूं। तो जो हमारे आपके बीच में वचन हुआ वो किस पर हुआ? हमारे आपके जो बीच में वचन हुआ कि मैंने आपसे कहा कि मैं 5 लाख रुपए में कार देना चाहता हूं। आपने कहा ठीक है सर, मैं 5 लाख रुपए में कार खरीदना चाहता हूं। चार चीजें आई, एक हो गया मैं, एक हो गए आप, एक हो गई कार, लेकिन एक चीज और आ रही है जो आपके वचन का मूल्य है। हमारे और आपके वचन का क्या है, मूल्य है। वचन का निर्माण कैसे हुआ? प्रस्ताव से और प्रपोजल। प्रस्ताव और स्वीकृति से। हमने प्रपोजल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया। हमने आपको प्रस्ताव दिया, आपने उसकी स्वीकृति की। तो क्या हो गया, एक वचन का निर्माण हो गया। तो वचन का मूल्य क्या है? अरे भाई, जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि वचन का मूल्य क्या है, उसी दिन आपको यह समझ में आएगा, अरे यही तो है कंसिडरेशन, यही तो है वो प्रतिफल। तो उस कार्य का मूल्य था 5 लाख रुपया। तो मेरे बच्चों, 5 लाख रुपया क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। किसका? हमारे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस वचन का प्रतिफल हो गया 5 लाख रुपया। तो फिर से समझते हैं कि आंगल विधि का यह बहुत पुराना प्रिंसिपल चला आ रहा है कि कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का समकालीन होना चाहिए। कंसिडरेशन वचन का मूल्य है, और इसलिए वचन के बदले में उसे प्राप्त करने के लिए दिया जाना चाहिए। वचन के बदले में, तो वचन कौन हो गया, आप समझ गए होंगे। वचन था कि आप मेरी कार को खरीदना चाहते थे, और उस कार को खरीदने के बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं, 5 लाख रुपया दे रहे हैं। तो यह कार्य वचन से पहले किया जा चुका है, तो इसे पूर्वकालिक प्रतिफल कहते हैं। सपोज अगर ऐसी कोई बात आ गई कि हमारे आपके बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये लेखक कहता है कि यदि कार्य वचन से पहले ही हो चुका है। कौन सा कार्य? अरे भाई, 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की जो बात हो रही थी, अगर वो वचन से पहले यानी आपके एक्सेप्टेंस के पहले हो चुका है, तो इसे पूर्वकालिक प्रतिफल या पास्ट कंसीडरेशन। समझ में आ रहा है? बोल दीजिए एक बार। जी सर। तो पास्ट कंसीडरेशन इसे जो है वो कहते हैं। कब? जब कंसीडरेशन वचन के बदले में प्राप्त किया जाएगा और कार्य वचन से पहले ही हो चुका होगा, तो उस समय वो क्या होगा, पूर्वकालिक प्रतिफल या पास्ट कंसीडरेशन उसे कहा जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर, यदि का बटुआ खो गया है, यदि का बटुआ जो है वो खो गया है, क्या हो गया, क्लीनिंग अप, तो यदि उदाहरण के तौर पर, यदि का बटुआ खो गया है और खा उसे ढूंढ कर का को दे देता है। यदि का बटुआ खो गया है, का यानी कौन हूं, मैं हूं, मेरा कहीं पे बटुआ खो गया और खा उसे ढूंढ कर दे देता है। मेरा बटुआ कहीं पर खो गया और आपने उसको हमें ढूंढ करके दे दिया, और इस प्रसन्नता में मैंने आपको यानी का ने कुछ पैसा रख दिया, देने का वचन करता है। सॉरी, खा को देने मतलब आपको देने का वचन करता है। यानी मैं, मेरा बटुआ आपने गिरा पाया और आपने मुझे दे दिया, मैं इस खुशी में आकर के मैं क्या करता हूं, आपको जो है वो देने का कर देता हूं कि अरे चलो ठीक है, क्या नाम है, अरे यार इतनी खुशी की बात है यार, मेरा बटुआ गिरा हुआ पाया, चलो मैं इसको जो है कुछ रुपए दे देता हूं, मैं 500 रुपए दे देता हूं। इसका वचन, मैं रुपया नहीं देता हूं, मैं सिर्फ वचन देता हूं कि मैं 500 रुपए दे दूंगा। इसलिए इसे वचन का मूल्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यह वचन भूतपूर्व सेवाओं के लिए एक प्रकार का इनाम है, लेकिन यह संविदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से याद कीजिए उन शब्दों को कि संविदा होने के लिए
संविदा होने के लिए क्या, युक्त समय होते हुए ही सूचना प्राप्त होनी चाहिए। तो यानी कि उसे बाद में पता चला, कब, जब वो बटुआ पा गया, लाके दिया, उसके बाद उसे पता चला कि मुझे 500 रुपया मिलेगा, तो वो न्यायालय में नहीं जा सकता। हाँ, अगर उसने ये बात पहले कह दी होती कि जो मेरा बटुआ गिरा हुआ पाएगा, जो मुझे वापस देगा ला करके, उसे मैं 500 रुपया जो है वो इनाम दूंगा। तो उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले अपने वचन को नहीं दिया, शर्तों को नहीं दिया, उसके बाद किया। तो आप लोगों को पता होगा कि संविदा में कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले शर्तों का निर्माण किया जाता है, एक दूसरे को बताया जाता है, परंतु उसके लिए विधिक प्रतिफल बन सकती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वह जो 500 रुपया देने की बात करता है, बटुआ चोरी होने पे जो मिला है, वो एक ऐसी परिस्थिति तो बन गई, लेकिन वह प्रतिफल बन सकती है। तो लेखक कहता है कि इसलिए इसे वचन का मूल्य नहीं कहा जा सकता। यह वचन भूतपूर्व सेवाओं के लिए इस प्रकार से इनाम है, संविदा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। भूतपूर्व सेवाएं यह बताती हैं कि वचन क्यों दिया गया, परंतु उसके लिए विधिक प्रतिफल नहीं बन सकता। प्रतिफल तथा वचन साथ साथ होने चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कृपया पूछ लीजिए। पूछ लीजिए भाई, नहीं तो फिर कहिए तो हम आगे बढ़ें। अरे इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है भाई, थोड़ा जल्दी बताइए आप लोग। आवाज हल्का से आ रही है, साफ नहीं आ रही है। हाँ, हेलो, तेज बोलिए। सर आपकी आवाज जो है से आ रही है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सर। हमें तो साफ आ रही है। अरे भाई, किसी एक को दिक्कत हो सकती है। सर आपका नेटवर्क स्लो है। मेरा नेटवर्क स्लो नहीं है, क्योंकि अगर मेरा नेटवर्क स्लो होता तो सबके लिए स्लो होता ना। साक्षी, Video clear but idea is not clear. अच्छा, साक्षी नहीं है क्या जुड़ी आज? ये ऑपरेटर है भाई। यस सर। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या? यस आ रही है आवाज। तो भाई बाकी लोग क्यों कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है? क्लियरली आ रही है। नहीं सर, ठीक आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर कंटिन्यू करें, सर कंटिन्यू करें, आप आगे बढ़े। वही चीज है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है कि पूर्वकालिक प्रतिफल, पास्ट कंसिडरेशन को थोड़ा हम और थोड़ा सा इसको जो है वो, चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे थोड़ा विस्तार से पढ़ें, जिससे कि कुछ और ज्यादा गहराई से हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहला वाला हमने चैप्टर पढ़ लिया था, उसके नीचे एक लाइन और जुड़ गई है कि एक आधुनिक उदाहरण मैरडल रीड 2 है, जिसमें एक भवन में किए गए सुधार के बदले में क्या हुआ, एक भवन के मकान में सुधार करने के बदले दिया गया वचन प्रवर्तित नहीं कराया जा सका, क्योंकि मरम्मत का कार्य वचन से ही पहले हो चुका। यह सिद्धांत प्रायः असुविधाजनक एवं दुखकारक साबित होता है। यदि कोई व्यक्ति भूतपूर्व सेवाओं के बदले में कुछ पैसा देने का वचन करता है, तो वह उन सेवाओं को मान्यता देता है, इसलिए उसे अपने स्वैच्छिक वचन से हटने नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है, कोई बात नहीं है, समझाते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, पूर्व काल का प्रतिफल क्या होता है। तो आज का युग जो आधुनिक युग है, इसमें एक व्यक्ति कहता है, एक भवन को
सुधार कराने के बदले में, एक भवन को सुधार कराने मतलब उसकी मरम्मत वगैरह कराने के लिए वो क्या करता है, एक प्रकार का वचन जो है वो करता है जो प्रवर्तित ना कराया जा सका। एक ऐसा वचन दिया कि जो प्रवर्तित ना कराया जा सका, क्योंकि मरम्मत का जो कार्य वचन से पहले ही पूरा हो चुका था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने आपसे ये कहा, जैसे मान लीजिए आप हमारे कोई नजदीकी हैं और हमने आपसे ये कहा कि अरे यार वो जो लखनऊ वाला घर था उसकी जरा मरम्मत करवानी थी यार, ठीक है, और मरम्मत कराने के लिए हम आपको वचन दे रहे हैं। लेकिन यदि वह मकान की पहले ही मरम्मत हो चुकी हो, क्योंकि मरम्मत का कार्य वचन से पहले ही पूरा हो चुका हो, तो यह सिद्धांत प्रायः असुविधाजनक एवं दुखकारी साबित होता है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति किसी भूतपूर्व सेवाओं के बदले में कुछ पैसा देने का वचन करता, वो कहता है कि जो काम हुआ था, जो वहां लखनऊ में प्लाट बना था, जो घर उस पे बना है, उसका मैं पैसा देने के लिए आपको वचन देता हूं, तो वह उन सेवाओं को मान्यता देना चाहता है। किन सेवाओं को? उन सेवाओं को मान्यता देना चाहता है, इसलिए उसे अपने स्वैच्छिक वचन को हटने नहीं दिया जाना चाहिए। वह उन सेवाओं को मान्यता देना चाहता है, इसलिए उसे अपना जो स्वयं का जो उसे वचन दे रहा है, उस वचन को उसे तोड़ना नहीं चाहिए, उससे दूर उसको नहीं हटना चाहिए। अगर वचन दिया है तो उसे पूरा जो है वो करना चाहिए। इसी में एक बात निकल करके आती है समझने के लिए कि इंग्लिश लॉ कमेटी ने एक सुझाव दिया था, यदि यह सिद्धांत जिसमें पूर्वकालिक प्रतिफल का कोई प्रतिफल नहीं है, वह बदल दिया जाना चाहिए। अब आप ये समझिए कि अगर आपके सामने कोई ऐसी बात आ जाए कि जो सिद्धांत बना है उसमें पूर्वकालिक प्रतिफल यानी पास्ट कंसिडरेशन का कोई प्रतिफल नहीं होता, कोई कंसिडरेशन नहीं होता, उसे बदल दिया जाना चाहिए, तो क्या हो सकता है? अगर प्रार्थना पर किया गया पूर्वकालिक कार्य प्रतिफलित होता है, तो प्रार्थना पर किया गया पूर्वकालिक कार्य अगर प्रतिफल होता है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो क्या बनेगा? एक मिनट। हाँ, प्रार्थना पर किया गया पूर्वकालिक कार्य प्रतिफल होता है, पास्ट एक्ट एट द रिक्वेस्टेड। क्या प्रार्थना पर किया गया कार्य पूर्वकालिक प्रतिफल होता है? आपसे अगर कोई पूछा जाए कि क्या 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 प्रार्थना पर, किसी की रिक्वेस्ट पर, विनती पर किया गया कोई पूर्वकालिक प्रतिफल जो है वो कार्य जो है वो प्रतिफल होता है? हाँ, कैसे? कहता है, देखिए पहली बात तो ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत जो है ना, एक मिनट यार, ये कौन आ गया? हाँ, देखिए देखिए एक बात आती है कि जो इस तरीके का सिद्धांत होता है ना, बहुत अपवादी टाइप का होता है। तो इस सिद्धांत का एक अपवाद लगभग उतना ही पुराना है जितना कि जब 1616 में एक नियम आया था, लेम्फिलेंग वर्सेस बाथवेट का। उस समय यह अपवाद, क्या नाम है, क्या अपवाद मतलब आया था कि यदि कोई पूर्वकालिक कोई सेवा कोई वचनदाता देता है, यानी कोई पूर्वकालिक सेवा वचनदाता की प्रार्थना पर की जाती है, प्रपोजल करता की प्रार्थना पर की जाती है, तो ऐसी सेवा बाद में दिए गए वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल होती है। यदि ऐसी कोई बात हो जाए कि मैं आपसे आपसे मैं कौन हूं? मैं वचनदाता हूं, प्रपोजल करता हूं, मैं आपसे किसी प्रकार की कोई विनती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये मेरी बात को मान लीजिए, और आप मेरी बात को जो है वो मान लेते हैं, यानी ऐसी सेवा के बाद में दिया गया जो वचन होगा वो प्रतिफल पर्याप्त होती है, क्योंकि हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि अरे यार मेरी कार ले लीजिए ना प्लीज,
और आप उसमें क्या किए, वचन दे दिए, यानी आपने हमारा एक्सेप्टेंस कर लिया। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रतिफल है, पर्याप्त प्रतिफल है, तो वो मान्य होगा। इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं, जैसा पीपीटी में लिखा है उस तरीके से समझते हैं। ऐसे समझने में थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगी कि प्रतिवादी ने एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद, उपरांत, यानी सॉरी मैं देख के नहीं अपने शब्दों से बोल रहा था, उपरांत लिखा है, ठीक है। वो किताबी ज्ञान आप लोग पढ़ा कीजिए, हमको किताबी ज्ञान नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे। कि प्रतिवादी ने एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद, जो वादी था, वादी कौन होता है, प्लांटिव, से प्रार्थना की कि वह उसे राजा से क्षमा दिलाने का पूरा प्रयत्न करेगा, या सॉरी करे। एक व्यक्ति था, वो क्या किया, एक लोगों की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद एक आदमी से जाकर के कहता है कि यार तुम थोड़ा सा राजा के नजदीक हो, जरा राजा से यार हमारी बात जो है वो करवाओ यार, हमको सजा ना मिले, थोड़ा प्रयास करो। तो वादी ने अपनी ओर से क्या किया, भरपूर प्रयास किया। किससे, उस व्यक्ति से जो राजा के नजदीक था। उसने क्या, भरपूर प्रयास किया, और अपने व्यय पर ही इस उद्देश्य से निमित्त कई यात्राएं भी की। ध्यान से समझिएगा, बड़ा मतलब थोड़ा सा घुमा के है, लेकिन है बहुत जबरदस्त। कि वादी ने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया और अपने व्यय पर, अपने खर्च पर ही इस उद्देश्य के निमित्त कई यात्राएं की। किस यात्रा के लिए, कहने का तात्पर्य लेखक ये कह रहा है कि एक आदमी ने जो है वो एक आदमी की हत्या कर दी। फिर वह एक आदमी के पास गया, उससे कहा कि मुझे राजा से जो है न्याय दिला दीजिए। और इन सब मैटर को सॉल्व करने के लिए उसने बड़ी भाग दौड़ी की, बहुत ज्यादा यात्राएं की, इसी उद्देश्य के लिए कि उसे छुड़ा लिया जाए। वाद में प्रतिवादी ने उसे 100 पाउंड देने का वचन दिया। इस वाद में जो प्रतिवादी था उसे 100 पाउंड देने का वचन दिया, किंतु दिए नहीं। और वादी ने बाद में मुकदमे द्वारा यह धनराशि प्राप्त की। वादी क्या करता है, बाद में जो मुकदमा करता है और फिर उसके बाद यह राशि प्राप्त करता है। तो न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति की हत्या करने के उपरांत वादी से प्रार्थना की वह उसे राजा से क्षमा दिलाने का पूरा प्रयत्न करेगा। तो वादी ने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया कि व्यय पर इस उद्देश्य के निमित्त कई यात्राएं भी की। बाद में प्रतिवादी ने उसे 100 पाउंड देने का वचन दिया, लेकिन दिए नहीं। तो वादी ने बाद में मुकदमे पर यह धनराशि प्राप्त की। तो न्यायालय ने कहा कि अपनी इच्छा से की गई सेवा किसी वचन का प्रतिफल नहीं हो सकती। यदि आपसे किसी ने कहा और धन के लालच में अपनी इच्छा से आप उस कार्य को करने लगे, तो ऐसे कार्य में जो वचन है वो प्रतिफल का स्थान नहीं ले पाएगा। और यदि सेवा वचनदाता की प्रार्थना पर की गई है, यानी प्रपोजल करता, यानी मैं प्रपोजल कर रहा हूं आपसे, यानी कि प्रस्ताव करता, वचन करता, यानी जो वचन दे रहा है, ऑफर दे रहा है, अगर उसकी प्रार्थना पर की गई है तो इस सेवा का मूल्य चुकाने के लिए दिया गया वचन बाध्यकारी हो जाता है। और ऐसा वचन पूर्वकालिक सेवा के साथ मिलकर एक ही अभिसंधिति जो है वो बन जाता है। हाँ, ये भी देखें कि आजकल इस सिद्धांत को एक दूसरे ही रूप में बताया जाता है। आजकल सिद्धांत को इस रूप में बताया जाता है, अर्थात जब सेवा किसी की प्रार्थना पर की जाती है, जब सेवा किसी की प्रार्थना पर की जाती है, तो पक्षकारों के विचार में यह बात होती है कि कभी ना कभी सेवा का मूल्य चुकाया जाएगा, कभी ना कभी सेवा का मूल्य जो है वो चुकाया जाएगा। वाद में दिया गया वचन उसी मूल्य को केवल निर्धारित करता है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि पक्षकारों के विचार में यह बात होती है कि कभी ना कभी सेवा का मूल्य चुकाया जाएगा, और बाद में दिया गया वचन उसी मूल्य को केवल निर्धारित करता है जिस मूल्य के लिए यह बात की जाती है। तो पूर्वकालिक प्रतिफल की परिभाषाएं कुछ भिन्न और कुछ अपवाद स्वरूप
तीनों तरीके से मोड़ मोड़ करके सिखाई गई। इसको और बेहतर से तब हम समझेंगे, तब जब हम केस की स्टडी करेंगे तब। हाँ, इसके अतिरिक्त दो अपवाद मान लिए गए। हाँ, कहा गया कि किसी कालावरोधित ऋण या काल तिरोहित ऋण या टाइम बैरेड डेब्ट का भुगतान करने का वचन अथवा पूर्वकालिक आधार के आकार के आधार पर दिया गया पराक्रम लेख परक्राम्य लेख या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोनों ही जो है वो वैध होते हैं। देखिए, ये सब बातें तो हैं, ये कह रहा है कि नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद। देखिए, बिना अपवाद के कानून कौन सा? कानून में अपवाद तो होता ही है। बिना अपवाद के कानून कौन सा? यानी बिना अपवाद के कानून कौन सा? तो कहा कि काल तिरोहित ऋण, टाइम बैरेड डेब्ट का भुगतान करने का वचन अथवा पूर्वकालिक कार्य के आधार पर परक्राम्य लेख दोनों ही वैध हो जाते हैं। किस स्थिति में? जब वह मामला काल तिरोहित ऋण का हो, यानी टाइम बैरेड डेब्ट का हो। आपने देखा था ना उसमें कि उसने कहा था, क्या कहा था? अगर आपको याद हो तो आपको फट से भी समझ जाएंगे। उसने कहा था ना उसने कि अपना भाड़ा जो अभी का बकाया ये भी दे दो, और 5 साल पहले जो तुम बकाया भाड़ा करके चले गए थे वह भी बकाया दे दो, यानी काल तिरोहित ऋण या टाइम बैरेड अमाउंट जो है वो भी तुम जो है हमें पेड कर दो। तो क्या हो जाएगा? यह मामला प्रतिफल के साथ एक संविदा का निर्माण यानी कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण जो है वो हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये तो एक तो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ रूल था, स्थितियां थी। इसको जरा सा हम देखते हैं कि भारत में इसकी स्थिति कैसी है। दिया होगा शायद पीछे, हाँ दिया तो है। भारत में इसकी स्थिति क्या है, भारत में इसको किस तरीके से। तो भारत में आप लोगों को समझने में बस इसीलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही होगी, क्योंकि सेक्शन 25 का सेकंड पार्ट है ये। सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 1 तो बड़े आसानी से समझ में आ गया। सेक्शन 2 थोड़ा सा घुमा के है, इसको थोड़ा सा समझने में आपको बस खाली दिमाग लगाना है। अगर आप दिमाग लगा दिए तो कुछ भी नहीं है ये। पूर्वकालिक स्वैच्छिक सेवा, पास्ट वॉलंटरी सर्विस। बंबई उच्च न्यायालय ने सिंधा श्री गोपीनाथ या गणपत सिंह वर्सेस अब्बू राम के केस, छोड़िए ये अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। धीरे धीरे चलते हैं, भागेंगे नहीं। भारत में स्थिति क्या है? भारत में जो न्यायालय हैं इन्होंने आंगल विधि के सिद्धांत को मानना आवश्यक नहीं समझा है। आंगल विधि यानी कौन? अंग्रेजों का जो बनाई हुई विधि, विदेशों की बनाई हुई जो विधियां थी, जो बहुत पुरानी थी, उन विधियों को इन्होंने आवश्यक नहीं समझा। किसने? भारत के न्यायालयों ने, भारत की जो कोर्ट है उन्होंने। बल्कि पूर्वकालिक प्रतिफल दो प्रकार से हो सकता है। उन्होंने कहा भाई पूर्वकालिक प्रतिफल दो प्रकार से हो सकता है। प्रार्थना पर किया गया कार्य जिसके लिए उस समय कोई वचन नहीं दिया गया है, स्वैच्छिक इच्छा। दो प्रकार से, ऐसा प्रार्थना पर किया गया कार्य जिसके लिए उस समय कोई वचन नहीं दिया गया, और दूसरा स्वैच्छिक। भारत में स्थिति क्या है? स्टेटस इन इंडियन लॉ की स्थिति जो है वो इंडिया में क्या है? पास्ट वॉलंटरी सर्विस, पूर्वकालिक स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा। वॉलंटरी सर्विस स्वयं की इच्छा, अपनी इच्छा क्या है? It is not necessary for the court is the Indian of the follow the English rule into past of consideration. वो कहता है it is not necessary है, जरूरी नहीं है, for the court is in court in Indian follow the English rule. ये जरूरी नहीं है, it is not necessary, ये जरूरी नहीं है कि भारत में जो आंगल विधि, एंग्लो इंडियन रूल यानी एंग्लो इंडियन लीगल रूल जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हम उसे जो है वो माने। ए पास्ट कंसिडरेशन में अराइज इन ए टू वेज। हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आंगल विधि के अनुसार इसे हम ए और बी के प्रकार से वाद में देख सकते हैं। इट मे द कंसिस्ट ऑफ द सर्विस rendered at a request but without any promise at the time, यानी कि without any promise at the time,
ये पीछे बताया था यहाँ पे ना, नहीं यहाँ नहीं बताया था, कहाँ बताया था, हिंदी वालों के लिए। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, जरा सा पीपीटी में पूछने दीजिए, पलट के देखने दीजिए। हाँ, पोजीशन इन इंडिया, ठीक है, ठीक है। बट कहता है कि भारत में यह वचन जो है वो प्रवर्तनीय होगा। ये जो है भारत में जो है वो कंसीडर किया जाएगा, इंडिया में कंसीडर किया जाएगा। बट कैसे? रिक्वेस्ट बट विदाउट एनी प्रॉमिस एट द टाइम, और या इट मे बी कंसिस्ट ऑफ वॉलंटरी सर्विस। अब ये सारी चीजें कैसे हमको जानने को मिलती हैं? तो एक नाम निकल करके आता है, बड़ा ही प्यारा नाम है, अनसन। अनसन की पुस्तक। ए पास्ट वॉलंटरी सर्विस इज द, छोड़िए ऐसे नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ते, धीरे धीरे चलते हैं। सेक्शन 25 का 2, section 25(2) is saying that a voluntary service means a service rendered without any request or promise, and there is any subsequent promise to pay for the same. For the example, to borrow in अनसन के हिसाब से, अनसन की पुस्तक के हिसाब से। हिंदी वाले समझे कि ए बी को डूबने से क्या करता है? बचाता है। ए क्या करता है? ए जो है वो बी को डूबने से बचाता है, और बी उसे इनाम देने का वचन देता है। एक वेल था, एक कुआं था, उसमें एक बच्चा डूब रहा था। ए जाकर के उसको बचा लेता है। आप जैसे सपोज दैट आप जो है वो कुएं में डूब रहे हो, मैं आता हूं आपको बचा लेता हूं, तो उधर से मधुस्मिता उड़ीसा से कहती हैं, या आप ही मुझे कहते हैं कि यार आपने मुझे बताया तो मैं इसके लिए आपको कुछ इनाम देना चाहता हूं। या उधर से उड़ीसा से मधुस्मिता कहती है, अरे यार क्या बात है यार, आपने उसे बचा लिया कुएं में डूबने से, मैं आपको कुछ पैसा देना चाहता हूं। तो ए बी को डूबने से बचाता है, और बी उसे इनाम देने का वचन देता है। बी उसे इनाम देने के लिए कहता है, तो कहता है कि आपने उसे ए को बचाया है तो मैं आपको इनाम दूंगा। तो एग्लो इंडियन रूल के मुताबिक ए इस कार्य के आधार पर बी पर वाद नहीं ला सकता, क्योंकि बी का वचन कार्य के उपरांत दिया गया था। परंतु भारत में यह वचन कंसीडर होगा, क्योंकि यह सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है। Then in English law, A cannot be related to his action as a consideration for the B promise, for it is passed in a point of time. But in India, the promise would be enforceable by section 25 subsection 2, which provided that the promise to be compensate wholly or in a part of the person who has already voluntarily done something for the promises is enforceable. The act given a following two elaboration at the example this: A find a B purse and give to him, B promised to give a 50. This is a contract. A finded B's purse. ए जो है वो बी का पर्स पा जाता है, एंड गिवन टू हिम, और उसे देता है। बी प्रॉमिस टू गिव ए, बी ए को प्रॉमिस करता है फॉर 50 रुपीज। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन दूसरी जगह पे देखते हैं कि ए सपोर्ट्स बी इन्फेंट सन, बी प्रॉमिस टू पे ए एक्सपेंस, इज सो डूइंग दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये भारत में सिर्फ संभव है। बस आपको ये बताना था कि ये सिर्फ भारत में संभव है। हम अगर एंग्लो विधि के अनुसार, यानी अंग्रेजी विधि के अनुसार, यानी एज पर डिपेंड ऑन द इंग्लिश लॉ,
अगर हम पास्ट वॉलंटरी सर्विस को देखें तो ये पास्ट वॉलंटरी सर्विस कवर्ड बाय द प्रोविजन इन द सेक्शन 25 सबसेक्शन 2. दिस सेक्शन इज सेइंग दैट कि यदि अगर आप कुएं में डूब रहे हैं और मैं आपको बचा लेता हूं और दूसरा पक्ष यानी कोई दूसरा व्यक्ति लखनऊ का निवासी कहता है कि आपने उसे बचाया, मैं आपको इतना रुपया इनाम देना चाहता हूं, ये लीगली इन्फोर्सेबल होगा. बिकॉज दैट कि सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है. ऐसे कि ए फाइंड बी पर्स एंड गिवन टू हिम, ए बी का पर्स पाता है और उसे देता है. बी प्रोमिसेस टू गिव ए 50 रुपीज, बी प्रॉमिस करता है उसे 50 रुपीज देने के लिए. दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट. यह कॉन्ट्रैक्ट है. ऐसा नहीं है कि राहुल सर की राहुल सर का पर्स आप पा गए और राहुल सर आपसे कहे कि अरे यार तुम मेरा पर्स पा गए, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा. तो ऐसी बात नहीं है. अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं आपको 500 रुपया दूंगा तो ये कंसीडर हो जाएगा, इसको जो है कंसीडर माना जाएगा. हाँ, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? Your voice is not clear. Can you repeat now, please? होगा What? विद क्या है? Anglo, not angle. You are belong from English. I think your medium is the English medium. Now you can say that not Anglo, not angle. You can say that Anglo विधि, Anglo law. Anglo law क्या है? You can see here. I have already discussed about this. देखो यहाँ पे लिखा है. If you are not comfortable, I can read this. एंग्लो हिंदू लॉ ये उन विधि के उन कानूनों से है जो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते थे तो उस समय ये जो है वो लागू किया गया था, जो हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होते थे. उन्हें ही हम एंग्लो हिंदू लॉ कहते हैं. एंग्लो देखो, हिंदू लॉ का मतलब ये हो गया कि हिंदू लॉ यानी वो भारत का लॉ है और हिंदू के ऊपर अप्लाई होता है. बट अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आ जाए आपके सामने कि एंग्लो हिंदू लॉ, यानी एंग्लो हिंदू लॉ के तात्पर्य से यह निकला कि ये उस समय का लॉ है जब ब्रिटिशर से यहाँ पे हुआ करते थे. उस समय से ये बात चली आ रही, उस समय से ये नियम चला आ रहा है. आर यू अंडरस्टैंड मधुमिता? कैन आई गो अहेड? तो एंग्लो विधि से आप लोग जो हो समझ गए. तो हाँ, इंडिया में क्या स्थिति है आप लोगों ने हमको बता दिया कि देखिए अगर विदेश में है तो ये चीजें मान्य नहीं होगी, बट इंडिया में जो है ये चीजें मान्य होंगी. कहता है कि भारत में स्थिति में अच्छा ये बता दीजिए कि अगर प्रार्थना पर की गई पूर्वकालिक सेवा है, पास्ट सर्विस एट रिक्वेस्ट है, तो क्या होगा? The only area of the uncertainty should be about requested service because this is not adequately covered either by section 2D. section 2D हिंदी वाले समझिए सेक्शन 2 घा. चलो मैं हिंदी में बताता हूं. प्रार्थना पर की गई सेवाओं में के बारे में ही मतभेद हो सकता है, क्योंकि ऐसी सेवाएं पूरे तौर पर ना तो सेक्शन 2 घा में आती हैं और ना ही सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 में आती है. ना ही वो सेक्शन 2 में आती हैं और ना ही सेक्शन 25 के 2 में आती हैं. तो रिक्वेस्ट के तौर पर की गई जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो है दिक्कतें आ सकती हैं. बिकॉज दैट द ओनली एरिया ऑफ द uncertainty should be about requested service because this is not covered either by section 2D or by the section 2D and by the section 25B section 2D. ठीक है, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज दैट की सेक्शन 2D में इसका जो है वो जिक्र नहीं किया गया है. तो फिर क्या कहता है आगे? लेखक कहना है कि अरे एक मिनट यार, कहाँ चले गए?
कि इसलिए जो वचन पहले ही होना चाहिए वह ऐसे कार्य के लिए यह धारा उपयोगी नहीं होगी, वह चाहे प्रार्थना पर किया गया हो, परंतु जिसके लिए वचन दिया गया हो इस धारा के शब्दों को प्रार्थना के लिए किए गए कार्यों पर ही, जिसके लिए बाद में वचन दिया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वचन ना भी दिया गया हो। तो वचन अगर ना भी दिया गया हो तो इसको जो वो प्रयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, बीच में एक आया था विवक्षित। एक शब्द सुना था आप लोगों ने, बीच में आया था विवक्षित। विवक्षित का तात्पर्य, तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें कि न्यायालय विवक्षित वचन को धारण कर सकते हैं, जैसा कि अपान रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावर में किया गया था। अगर आपने इस केस को, हाँ यस, कौन? सर पीपीटी नहीं दिख रही थी, अभी दिखने लगी। हाँ साक्षी, मैनेजर होकर के तुम्हें पीपीटी नहीं दिखती है, हद है यार। पूर्व अच्छा ठीक है, यहीं तक था ही भाइयों, इसके आगे था ही नहीं। चलिए मैं कुछ अपने तरीके से आप लोगों को बता देता हूं। वो कहता है कि है नहीं क्या, हाँ पूर्वकालिक, ठीक है, कल का है। कहता है कि जो हम लोगों ने अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल का हमने, साक्षी याद है ये केस आपको? अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल का जो केस था? यस सर। क्या था ये केस? सर यही वाला केस, फायर ब्रिगेड वाले गए थे हेल्प करने, आग लग गई थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कि किसी कार्य के लिए की गई प्रार्थना। तो उस केस में क्या हुआ था? उस केस में उसके जब जमीन में आग लगी थी तो उसने जो है वो प्रार्थना की थी, किससे? कि यार जरा पुलिस भेज दो, या सॉरी फायर ब्रिगेड वाले को भेज दो, हमारा जरा सा जो है वो आग बुझा दे। तो क्या हुआ था उस केस में, अगर आप लोगों को याद हो, तो वो सेवा दूसरी कोई लेकर के आया था और उसने कहा था कि जो आगजनी हुई है इसमें जो खर्चा हुआ है उसका जो है वो पैसा दे। तो वही है, उसी टाइप का ये मैटर है कि सेक्शन 25(2) में ये बात हो जाती है स्पष्टता कि भारत में